और बिहार की राजनीति की आपने बात करी, बिहार की राजनीति में दो नाम मैं आपको लेता हूं, एक चंपा विश्वास का और दूसरा शिल्पी जैन का। इनकी हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो रूह कांप जाएगी व्यक्ति की। और आज उन्हीं नेताओं को आप कह रहे हो कि हम, उसी पार्टी के नेताओं से आप कह रहे हो कि हम आपको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। शिल्पी जैन का केस सुनिएगा आप। साधु यादव नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था राजनीति में बिहार की, माननीय श्री राबड़ी देवी जी के भाई। शिल्पी जैन का केस, उस समय मिस इंडिया कुछ बनी हुई थी, हत्या हुई उनकी, वाल्मीकि भवन में ले जाया गया था उनको। रिपोर्ट कहती है कि उनके साथ कई लोगों ने दुष्कर्म किया और आखिरी में जब केस क्लोज हुआ तो स्टेटमेंट था इट्स ए सुसाइड। उनको बचाने गए, आई गेस पारस नहीं, गौतम नाम था, उनके साथ उनका भी सुसाइड हुआ। 2 लोग मारे गए एंड आपने कहा सुसाइड। चलिए ठीक है। चंपा विश्वास का ये तो, इसमें तो केस सरकार मतलब कोई फैसला नहीं आया तो हम इसका जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि क्या सच था क्या नहीं। चंपा विश्वास का केस क्या था? आईएएस की पत्नी रही थी और आरजेडी के एक एमएलए के संबंधी दुष्कर्म करते रहे उनके साथ। आईएएस की पत्नी जिस व्यवस्था में लाचार महसूस करे, वहां एक आम महिला कैसे इतना मनोबल महसूस कर सकती है? और एक मुख्यमंत्री चाहे तो पूरा सिस्टम चेंज कर दे। हम देखते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं तो कैसा क्राउड रहता है, पुलिस रहती है, सब। मुख्यमंत्री अगर कुछ नहीं कर पाए उस समय तो मतलब मुख्यमंत्री करना नहीं चाहते थे। बिहार अनुशासन नाकाम प्रशासन है पूरा, और कायर गलियों कूचों में ये हालत थी हमारे बिहार की। और उसी बिहार की जनता कह देती है भाई हमारा नेता कैसा हो, ऐसा हो। नहीं होना चाहिए। अब एक चीज बताइए, राष्ट्र बड़ा है या नेता बड़ा है? राष्ट्र। श्रीनगर में अशोक स्तंभ के चिन्ह को तोड़ा गया, सही है गलत है सबकी निजी राय है। जब बिहार का मुख्यमंत्री के सपने देखने वाले माननीय श्री तेजस्वी यादव जी से पूछा गया, अरे होता रहता है, अरे होता नहीं सर, राष्ट्र का चिन्ह टूटा है, आपकी टिप्पणी जरूरी है इस पे, आप बैलेंस दीजिए भले, लेकिन आप अपना ओपिनियन रखिए। आप इतना ही बोल दीजिए कि ये गलत हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए अगर दोषी हैं तो। आप क्या बोल रहे हैं? अरे होता रहता। आपके लिए मुद्दा नहीं है अशोक स्तंभ? क्या आपके लिए सिर्फ बिहार मुद्दा है? वोट चोर गद्दी छोड़ मुद्दा है आपके लिए? देश सबसे पहले होना चाहिए। वो धरती रही है जहां पर लोगों ने अपने को नहीं सोचा, देश को सबसे आगे रखा। भगत सिंह जैसे लोग हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए। ये उस देश की भूमि है। उनको आदर्श ना बना के आज हम नेताओं को सेलिब्रिटी बना रहे हैं, आदर्श बना रहे हैं, पीछे भाग रहे हैं। नेताजी आ गए, भीड़ जा रही है। कौन है ये? तुम्हारा वोट ना मिले तो घर पे बैठते हैं 5 साल और तुम वोट दे के जिता रहे हो उनको। थोड़ा तो युवाओं को समझना चाहिए। नेता आर नॉट सेलिब्रिटीज, दे कैन बी योर आइडियल इफ वो हैं उस लायक। तो मैं उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे नहीं जाऊंगा, सबका अपना है। लेकिन बड़ा ताज्जुब लगता है कि मुख्यमंत्री का बेटा होना, हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री के बेटे ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में पढ़ने जाते हैं, मतलब मुख्यमंत्री जी का बेटा होने के बाद भी वो पास नहीं हो पाए। बड़ा दुर्भाग्य है बिहार के एजुकेशन सिस्टम का। मतलब और ईमानदारी भी है इसमें, मैं बताऊँ आपको कि देखो फर्जी नहीं पास करवाया, वो एक्सेप्ट करते हैं कि वो फेल, 8वीं पास बोलता हूँ मैं उनको, 9वीं फेल नहीं बोलता। तो आप नेता चुन रहे हैं ऐसा, जबकि बिहार वो भूमि रही है जिससे हिंदुस्तान का इतिहास शुरू हुआ। मगध साम्राज्य जो 16 महाजनपद में हुआ करता था, वो भूमि है मगध की, वो भूमि है बिहार की। और आज सबसे लाचार बिहार। और एक और चीज, जनता कितनी युवा देखी, और सबसे ज्यादा युवा जुड़े हुए हैं। तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री जी बिहारियों पर टिप्पणी करते हैं, उनके बेटे टिप्पणी करते हैं, और आप वोट चोरी में उन्हीं को जीप पे बिठा के ले जा रहे हो। जनता कह रही है ये देश की राजनीति चल रही है। कम से कम तुम अपने हक के लिए तो लड़ो, किसी के लिए मत लड़ो, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ो। वो मुद्दा ही नहीं है। तो देश का युवा नेता का फॉलोवर हो गया है, जबकि ये कभी नहीं होना चाहिए देश की राजनीति में। इससे पहले कि मैं आप दूसरा मुद्दा पूछूं, क्योंकि आपने बोले 2 मुद्दे। आपने बोला कि टिप्पणी तेजस्वी ने नहीं की। टिप्पणी तो प्रधानमंत्री मोदी भी कई मुद्दों पर करने से देखिए, वो प्रधानमंत्री हैं, अपने हर पद की एक गरिमा होती है। ऐसे तो अगर बोले तो फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी हैं, माननीय महामहिम, वो क्यों नहीं बोलती? लेकिन प्रधानमंत्री मोदी भी तो आंसरेबल है ना, चाहे वो पार्टी आंसर कर रही है, नेता आंसर कर रहे हैं, उनके प्रवक्ता आंसर कर रहे हैं। मैं तो इतना आंसर सुनता हूं, थक गया हूं सुन के। लेकिन मैं मानता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी हर मुद्दे पे नहीं बोलेंगे, और किसी भी प्रधानमंत्री को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक पद है, वो देश के सबसे बड़े पद पे बैठे हैं, प्रधानमंत्री हैं वो। अगर वो गली मोहल्ले की छोटी छोटी चीजों में बोलने लगेंगे तो बड़ा मुद्दा बिगड़ जाएगा। और दूसरी, अब सपोज करिए वो बोल दिए कि अशोक स्तंभ टूटना गलत था, आप समझिए क्या होगा ग्राउंड रियलिटी पे। अरे ऐसे कैसे बोल दिया? हजारों लोगों का अपमान है, ये देश की माइनॉरिटी का अपमान है, ये इस्लाम का अपमान है। अब वो ना बोले तो, वो बोले तो, क्योंकि एक ऐसी मीडिया चल रही है हमारे देश में जो वो देखती है जो नहीं हुआ। जैसे देश के बहुत बड़े पत्रकार हैं, कथित पत्रकार हैं, सॉरी, माननीय रवीश कुमार जी, मेरे बड़े चहीते हैं वो।
100 गांव है तमन्ना जी, 99 में बिजली आ गई, हर घर में लाइट है, हर घर में बढ़िया लैपटॉप, वो आएंगे प्राइम शो करने, वो 1 घंटे का शो बनाएंगे। उस एक गांव में बिजली क्यों नहीं आई? 99 में आई है, लेकिन वो किस पे बात करेंगे? वो घर दलित का था? हाँ, वो घर दलित का था। ये जो राजनीति है ना, ये बड़ी गंदी राजनीति है। और मैं बनाऊंगा तो मैं बोलूंगा 99 घर में बिजली आई तो मैं गोदी मीडिया। अब आप बताइए, मुझे कई बार जब मैसेज आते हैं, मैं वीडियो बनाता हूँ, बिक गया है, दलाल है, कभी कभी लगता है बिक ही जाऊं, क्योंकि देश की आवाम यही स्वीकार करना चाहती है, वो बिका हुआ पत्रकार ही चाहती है। मैं अच्छे पे अच्छा बोलता हूँ, बुरे पे बुरा बोलता हूँ। और एक और चीज इस देश की सबसे बड़ी समस्या है, वो है सेकुलरिज्म। इस देश में सेकुलरिज्म सिर्फ संविधान में है, ग्राउंड रियलिटी पे कोई सेकुलरिज्म नहीं है हमारे देश में, क्योंकि जो सेकुलर करते हैं उनको मतलब ही पता नहीं है सेकुलरिज्म का क्या होता है। मैं जब आप बोलते हैं मैं कई धर्म पर बात बनाता हूँ, जब भी मैंने हिंदू धर्म पर टिप्पणी करी कि ये ऐसा है वैसा है, तो कई मुस्लिम फॉलोअर्स जो हैं वो आके, भाई अंधकार में प्रकाश हो तुम, भाई तू मसीहा है, तुमसे अच्छा कोई नहीं है भाई। और मैंने अभी एक रीसेंट वीडियो डाल दी कि बंगाल फाइल देख के आओ ना, उसमें मैंने नाम लिया किसी का, ना मैंने बोला कि भाई ये हिंदुओं पे अत्याचार को बताती है, कुछ नहीं बोला मैंने, सिंपल बोला भाई बंगाल फाइल मूवी आई है, देख के आओ। ऐसी ऐसी गालियां भेजी हैं मुझे, और मैं सबूत के साथ ये चीज दिखा सकता हूं कि नाम क्या है उनका। ये सेकुलरिज्म इस देश का, आप एक्सेप्ट करो ना, पुरानी बातें करो, तुम गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो। और जब डिफेंड करने की बात आए तो मुझे 100 साल पुराने मैसेज भेजे जाते हैं। मैं हर एक मैसेज को पढ़ता हूँ, रीड करता हूँ, मैं एनालाइज करता हूँ कि चल क्या रहा है इस देश में। तो ये युवा है हमारे देश का, और सेकुलरिज्म इस देश में नहीं है, कहीं भी नहीं है। बस बात करने के लिए बहुत अच्छा कूल शब्द लगता है, आई एम सेकुलर, नहीं, कोई नोबडी इज सेकुलर इन दिस कंट्री। सेकुलरिज्म का मतलब ही नहीं पता लोगों को। भाई क्या अर्थ है आपके हिसाब से? सेकुलरिज्म मतलब मेरा धर्म अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, दूसरे का धर्म क्या है मुझे मतलब नहीं होना चाहिए, ये सेकुलरिज्म है। लेकिन हम सबसे पहले दूसरे के धर्म को ही देखते हैं, और ये हिंदू भी करते हैं गलत, और सेम टू सेम मुस्लिम भी करते हैं गलत। अब जैसे इसकी बात आई अशोक स्तंभ की, देखिए स्टेट एम्बलम एक्ट 2005 कहता है कि किसी भी मतलब ऐसी जगह पे नहीं होना चाहिए जो किसी के पर्टिकुलर उसमें आए। बट आर्टिकल 51A कहता है कि एवरीवन शुड अबाइड एंड रिस्पेक्ट द स्टेट एम्बलम। तो फिर उसका क्या हुआ, आपने पत्थर से तोड़ा उस चीज़ को, वो भारत का प्रतीक है। बड़े बड़े जब एग्रीमेंट होते हैं तो सबसे ऊपर हमारे लोगो आता है, वो धार्मिक नहीं है, उसकी इंटेंशन देखी जाती है। उसको क्या कोई पूछता है? नहीं पूछता है उसको, वो सदियों से हैं। और 4 शेर, उसमें एक शेर दुर्गा जी का नहीं है, करेज, फेथ, कॉन्फिडेंस, एक और चीज़ है, करेज है, एक कॉन्फिडेंस है, एक फेथ है, और एक चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ। 4 शेर इस चीज़ का प्रतीक है। जो नीचे बुल बने हैं लोटस पे, वो इस स्ट्रेंथ का प्रतीक है, लगे रहने, बढ़ते रहने का प्रतीक है। वो कहीं से धार्मिक स्तंभ नहीं है। और अब मैं इसको मैं अगर कंट्रोवर्सी बताऊं तो दरगाहों में आपने कभी दान पेटियां देखी हैं लगी, उसमें नोट ही डल रहा है, उस नोट पे अशोक स्तंभ है, तो वो दान पेटियों में गलत जा रहा है। फिर वो दान पेटियां हट जानी चाहिए, क्योंकि अशोक स्तंभ नोट पे है और नोट दान पेटी में जा रहा है। इट्स ए इंस्क्रिप्शन, वो एक शिलान्यास है। और एक महिला देखी थी, मैं रो रही थी वो, कि हम मर जाएंगे, हम पूरा खून बिच जाएगा, लेकिन हम धर्म को बदनाम नहीं होने देंगे। कोई नहीं कर रहा धर्म आपका बदनाम, वो एक चिन्ह है, आप और उसकी पूजा नहीं करनी है आपको, वो एक बाहर लगा हुआ शिलान्यास है। और भारत सरकार ने खर्च किया है पैसा, भारत सरकार की तरफ से हुआ है, लेकिन अलग ही एक माहौल बना हुआ है कि हम नहीं करेंगे। वंदे मातरम आप नहीं गाएंगे, बहुत अच्छी बात है, देखिए कोई कुछ नहीं कहता। जनगण मन पता नहीं गाते हैं कि नहीं गाते। भारत माता की जय, भाई भारत माता आ गई है, भारत माता आ गई तो चलिए मानते भाई, हमारे देवी धर्म माता बोलते हैं। किन किन चीज़ों को आप बोलोगे कि नहीं करना मुझे, और आप सवाल उठाओगे क्या हिंदू करेंगे? भाई मैं तो मंदिर बना लूँगा अशोक स्तंभ का, कुछ नहीं करना। अशोक स्तंभ रखना, उस पर चोला लगा के टिक्का लगाना, मुझे हो गए भगवान मेरे। तो मैं 2 चीज़ों पर बहुत फोकस करता हूँ। एक, जो आज यूथ का जो पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में हो गया है, इस चीज़ को लेकर मैं बहुत चाहता हूँ कि लोग समझें। एक शब्द बहुत चलता है राजनीति में, एक वैसे एक तो नहीं कई चलते तो कई हैं। एक चलता है अंधभक्त, एक चलता है गोदी मीडिया, और एक नया शब्द आ गया आजकल, चमची मीडिया। इस देश का युवा जितना राजनीति में पार्टिसिपेट कर रहा है ना, ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन क्या करना चाहिए ये उसे नहीं पता। अब मैं आपको बता दूं, हमारे देश में नेता सेलिब्रिटी बना दिए, जबकि नेता सेलिब्रिटी नहीं होना चाहिए। सोशल वर्कर आपको उसको लायबल करना है चीज़ों के लिए, लेकिन हमारा नेता कैसा हो, फलाने जैसा हो। आप कुकर्मी नेताओं को इस देश में, अगर ऐसे नेता हैं
उनको आप सिर्फ कंधे पे बिठा रहे हो, तो आप भी गर्द में हो, नेता जी भी गर्द में। डेमोक्रेसी ठीक ठाक चल रही है हमारी? देखिए, डेमोक्रेसी को मैं पहले बताऊं, डेमोक्रेसी है क्या। देखिए, डेमोक्रेसी वो है जहां कभी पूर्ण नहीं, अपने आप में पूर्ण नहीं होती। अगर 100 लोग वोट देने वाले हैं और 51 किसी को मिल गए तो वो जीत गया। और डेमोक्रेसी का यही ड्रॉबैक है कि 49 आपके अगेंस्ट थे, तब भी आप जीत गए। तो देश में नजरिए का अंतर है, किसी को बहुत अच्छी लगेगी, किसी को लगेगा कि है ही नहीं, और कोई को ये महसूस हो सकता है कि ये लड़खड़ा रही है। ये नजरिए पर निर्भर करता है। आपका नजरिया क्या कहता है, क्योंकि आपको भी गोदी मीडिया से जोड़ते हैं? जोड़ने वाले कुछ भी जोड़ सकते हैं, मैं मानता हूं। और हिंदुस्तान में लोकतंत्र मजबूत हो रहा है जी, मैं बिल्कुल इस चीज को बोलूंगा कि लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। लोकतंत्र मजबूत था और लोकतंत्र मजबूत रहेगा। चुनौतियां आती रहती हैं। इतना बड़ा लोकतंत्र, एक तरफ हम बोलते हैं दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो उस लोकतंत्र को चलाने में चुनौतियां आएंगी ही, क्योंकि इस देश की जो आबादी है वो एक जैसी नहीं है। किसी का मसला रोटी है, किसी का मसला कपड़ा है, किसी का मसला अच्छी जिंदगी है, किसी के लिए कार चुनौती है, किसी के लिए घर चुनौती है। तो सब अपने अपने नजरिए से जब सरकार को देखते हैं तो सबको अलग अलग सरकार दिखती है। लेकिन आपको नहीं लगता कि 2014 के बाद राजनीति का स्तर थोड़ा सा बदला है? अब नीचा हुआ है, ऊपर हुआ है, ये आप बताएंगे, लेकिन बदला है। देखिए, 2014 के चुनाव को मैं एक लाइन में बताऊं कि राजनीति की अलख जगा दी ऐसे जगर जियाले ने, और शहजादे को धूल चटाई चाय बेचने वाले ने। तो इस लाइन में ही अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है। और 2014 के बाद लोकतंत्र हमें इसलिए हम इतनी बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्टिविज्म आया लोगों के अंदर। पहले लोकतंत्र की बात चुनाव के आसपास होती थी, आज 5 साल चुनाव की बात होती है। आप किसी भी चाय की टपरी पे चले जाइए, कहीं ऑफिस में चले जाइए, ऐसा एक दिन नहीं होगा जहां कभी ना कभी देश की या लोकतंत्र की बात ना हो। ठीक है, भले बुराई करे, अच्छाई करे, नीतियों की बात करें, नीतियों का विरोध करें, लेकिन चर्चा जरूर होती है। लेकिन उसका क्रेडिट तो मीडिया को जाता है ना, क्योंकि 24/7 अगर आप राजनीति की बात कर रहे हैं, 24/7 आप इलेक्शन मोड में हैं, तो अभी तो मुझे लगता है थोड़ा सा गलत है। देखिए, मीडिया का मैं बताऊंगा, इसको मैं पार्शियल और बायस्ड अनबायस्ड नहीं बोलूंगा। आज की जो मीडिया है वो मीडिया ऐसी हो गई है कि उनको अपनी व्यूअरशिप चाहिए, और व्यूअरशिप आती है करंट टॉपिक से, और करंट टॉपिक्स हर दिन राजनीति है। आज ये हुआ है, कल कुछ हो जाएगा, परसों कुछ और हो जाएगा। तो उनका मकसद है कि हम हर बार एक्टिव रहें। और हाँ, एक चीज जरूर है कि कुछ मीडिया जो न्यूज एक्चुअल होती है उसको क्रिएट कर देती है, जो एक हॉट टॉपिक बन जाता है, जिसके कारण व्यक्ति बातें करने लगता है, वो गलत है। बाकी मीडिया जिस तरीके से एक्टिव हुई, इतनी एक्टिव तो भारत की पॉलिटिक्स भी नहीं है। बिहार के चुनाव में कैसे देखते हैं, जिस तरह से आजकल गाली का मुद्दा उठाया गया है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हर पद की अपनी गरिमा होती है तमन्ना जी। मैं मानता हूं जितना बड़ा आपका ओहदा, उतनी आपकी गरिमा और उतनी ही आपकी जिम्मेदारी। एक होता है व्यंग और एक होता है गाली। व्यंग वो भाषा है कि नागार्जुन ने पंडित नेहरू जी को भरी सभा में कहा था, वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, फिर भी गांधी की समाधि पे झुक झुक फूल चढ़ाते हैं। ये व्यंग था, नेहरू जी मुस्कुरा दिए थे। और एक होता है सीधे गाली देना, दोनों में बहुत अंतर है। गाली की जो पॉलिटिक्स है, इसको पॉलिटिक्स में यूज ही नहीं करना चाहिए। पहली चीज तो ये किसी का व्यक्तिगत मुद्दा है, किसी निजी व्यक्ति को दी गई गाली है, लेकिन इसका अगर हम सार्वजनिक तौर पर भावनात्मक तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो मुझे लगता है वो भी गलत है। और किसी राजनीतिक मंच से किसी राजनेता और या फिर उसके संबंधियों को गाली देना भी बहुत अनुचित है। इसको डिफेंड नहीं करना चाहिए, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, इसकी निंदा ही होनी चाहिए। आप इस पे सफाई अगर दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उस चीज का समर्थन कर रहे हैं। आपको लगता है कि अभी गाली का जो मुद्दा उठा है, प्रधानमंत्री मोदी खुद इसको भुना रहे हैं? मैं इसको राजनीतिक नहीं बोलूंगा, मैं इसको निजी बोलूंगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का मुद्दा है, इसलिए वो उसको उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर मैं मानूं, जब आप इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री होते हैं तो आपकी कोई सी भी चीज़ व्यक्तिगत नहीं होती। लेकिन जब आपकी माता जी को गाली दी गई तो वो मैं मानता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुद्दा नहीं है, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का मुद्दा है। अगर वो उसको व्यक्तिगत तौर पर उठा रहे हैं तो जायज़ है वो चीज़, लेकिन ऐसे प्रधानमंत्री अगर हम उस चीज़ को देखें तो वो गलत है। तो गलत ही है ना? हाँ, कह सकते हैं हम गलत है, बिल्कुल गलत है। जो राजनीति के स्तर की मैं बात कर रही थी, गाली गलौच आप देखते हैं डिबेट्स में भी होती है, आप एक दूसरे पे व्यंग कर रहे हैं, गलत गलत बातें बोल रहे हैं, ये चीज़ें जो हैं वो आगे हमें कहाँ लेके जा रही हैं? देखिए, पहली चीज़ है कि मीडिया ये चीज़ भूल चुकी है कि उनकी ओपिनियन नहीं होनी चाहिए। पत्रकारिता का मकसद होता है कि खबरों को बताना, ना कि अपनी ओपिनियन से खबरों को जोड़ना, जो कि इस देश में आज हो रहा है। हर पत्रकार की, बड़े बड़े एंकर्स की अपनी ओपिनियन है। आप जब पैनल बिठालते हैं, आपने पैनल बैठाला है ताकि दो ओपिनियंस मिलें, लेकिन हमेशा एक चीज़ देखने को मिलती है
कि जो एंकर जो उस डिबेट को लीड कर रहे हैं उनकी भी अपनी एक ओपिनियन होती है जो एक पड़ले की तरफ झुकाव देती है, और यहीं से जो डिबेट होना चाहिए था वो डिबेट नहीं बचता। डिबेट का मतलब होता है आप अपनी ओपिनियन रखिए, आप अपनी ओपिनियन रखिए, मैं उसको लीड करूंगा, लेकिन मैं उसको लीड करने की जगह मैं भी इसी मतलब बिना किसी पार्टी के टैग के अगर मैं किसी पार्टी की तरफ झुकाव रख रहा हूं तो वो बहुत गलत चीज है। पत्रकारिता पारदर्शी होनी चाहिए। और वोट चोरी का मुद्दा? वोट चोरी पे मैं आऊं उससे पहले मैं बताऊं, वोट जो है, एक वोट का अधिकार जो है, ये देश का सबसे बड़ा अधिकार मानता हूं मैं, क्योंकि आप पूरे देश को चलाने वाली प्रक्रिया है वो वोट। एक वोट के जरिए एक देश का नेता चुना जाता है, वो फिर उस नेता से नीतियां बनती हैं और देश चलता है। अब रही वोट चोरी की बात, तो वोट चोरी, बिहार में वोट चोरी का जो मुद्दा चुनाव की रणनीति बनाई जा रही है वो बहुत गलत है। आप बिहार की जनता को देखिए, मैं कल रात जब ट्रेन से आया तो बीना जंक्शन पर राजेंद्र नगर वाली एक ट्रेन खड़ी थी, बढ़िया ट्रेन निकली, जैसे ही लास्ट बोगी आए मैं देख के कह सकता था ये ट्रेन बिहार जा रही है, जनरल कंपार्टमेंट की भीड़ से। बिहार में बहुत मुद्दे हैं। बिहार जैसे ऑपोजिशन आज वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़ एक उन्होंने स्लोगन बना दिया। नहीं, बिहार की जनता को वोट चोरी गद्दी छोड़ से मतलब नहीं है। अभी बिहार की जनता की मूलभूत बहुत से अधिकार है जिनकी आपको बात करनी चाहिए। हाँ, आप देशव्यापी करिए ना, ये अगर मुद्दा है तो इसको देशव्यापी होना चाहिए। आप जब माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने उस प्रेजेंटेशन को दिया तो उन्होंने महाराष्ट्र की बात करी, उन्होंने कर्नाटक की बात करी, लेकिन फिर सिर्फ ये मुद्दा बिहार में क्यों उछाला जा रहा है? क्योंकि बिहार में आने वाले समय में चुनाव है। और माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो वोट चोरी की बात की उसमें मैं आपको डेट के साथ बताता हूं। 18 जनवरी को दिए गए भाषण में बोलते हैं कि महाराष्ट्र में 1 करोड़ वोट जोड़े गए। 3 फरवरी को दिए गए भाषण में बोले कि 69 लाख वोट जोड़े गए। 7 फरवरी, मात्र 4 दिन बाद दिए गए भाषण में बोलते हैं 39 लाख वोट जोड़े गए। देश के नेता प्रतिपक्ष, और मैं अगर किसी पार्टी का समर्थक हूं तो मैं अपने नेता की बात को मानूंगा, पर मैं कंफ्यूज यहां हो जाता हूं कि 1 करोड़ जोड़े गए, 69 लाख जोड़े गए, 39 लाख जोड़े गए। नेता प्रतिपक्ष संवैधानिक पद है इस देश का, किसी पार्टी से जुड़ने से नहीं मिलता, उसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद है वो, उसकी गरिमा कहाँ गई? मैं बिहार के कई लोगों के साथ रहा, अपने जब पढ़ाई करता था दिल्ली में भी रहा, बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिनकी चर्चा ही नहीं हो रही। और ये दुर्भाग्य इस देश के लोकतंत्र का कि आज हम मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ रहे। पहले जब, लेकिन वो मुद्दे इतने सालों से तो बिहार में ये बीजेपी की सरकार है जी, तो वो मुद्दे क्यों अभी तक मुद्दे बने हुए? देखिए, सिर्फ एक कार्यकाल 2 कार्यकाल लेने से मुद्दे नहीं बदलते। मुद्दे बदलने में बहुत समय लगता है, और मुद्दे के साथ साथ व्यक्ति की जो विचारधारा है वो भी बदलती है। मैं ऐसे बताता हूँ, अगर मेरे शहर में सड़क नहीं है तो मेरे लिए सड़क मुद्दा है। अब सड़क बन गई तो मेरा मुद्दा बदल जाएगा। तो जनता की जो इच्छाएं हैं सरकार से वो कभी पूरी नहीं की जा सकती। आप धूम धड़ाके से विकास करिए और पता चले अंत में सरकार प्याज खा गई, 5 रुपए बढ़ गए प्याज के ऊपर और सरकार बदल दी हमने। तो मुद्दे 2 तरफा होते हैं तमन्ना जी। एक वो मुद्दे होते हैं जो हमें दिखते हैं, और एक मुद्दे वो होते हैं जो हमें महसूस होते हैं। जैसे गरीबी एक मुद्दा है जो महसूस कर रहा है जो व्यक्ति गरीब है, और एक मुद्दा वो है जो हमें दिख रहा है। तो वोट चोरी बिहार के लिए मुद्दा नहीं है। और मैं इस पे ChatGPT से भी इवन मैंने इस चीज निकाल के देखी कि आप अगर किसी एविडेंस को सामने ला के दे रहे हैं तो आप उसका बैकअप दीजिए। वो नेता प्रतिपक्ष क्यों मना कर रहे हैं? अब इस पे कई वीडियोस बन गए कि अरे इतने ड्यूरेशन के अंदर दिया जाता है, ऐसा दिया जाता है। अगर मैं सच हूं तो मैं चैलेंज करूंगा कि हटाओ ये ड्यूरेशन, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं। तो वो क्यों नहीं उसकी बात कर रहे हैं? और वोट बढ़ना, वोट घड़ना बहुत अलग मुद्दा है। और एक और चीज, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मुद्दा है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे तो उन्होंने सवाल उठाया। हाँ, तो वोट चोर गद्दी छोड़, फिर ये नारा तो एक पार्टी के नेता के लिए कहा जा रहा है। आप इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई करवाइए, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप सारी चीजें उठाइए, लेकिन आप अगर ये कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, यानी कि वोट चोरी करवाई किसी दल ने, तो फिर आप ये प्रूफ करिए कि उस दल ने वाकई वोट चोरी करवाई है, क्योंकि आप बहुत बड़े नेता हैं इस देश के। आपको क्या लगता है ये जो राम मंदिर या फिर सनातन के ऊपर चर्चा होती है, हर इलेक्शन में चर्चा होती है, ये वोट बैंक बढ़ा रही है या फिर राम मंदिर की चर्चा अब नहीं होगी 2029 अब नहीं होगी, लेकिन सनातन को लेके तो गाहे बगाहे होती रहती है। अब देखिएगा, आप दुर्गा पूजा वगैरह होंगी तो ये तमाम चीजें उठेंगी। तो क्या ये भक्ति बढ़ा रही है या वोट बैंक बढ़ा रही है? देखिए, राम जन्मभूमि का जो मुद्दा था वो मैं मानता हूँ वोट का मुद्दा नहीं था। अगर होता तो अयोध्या की सीट बीजेपी कभी नहीं हारती। पहली चीज, ये एक धार्मिक मुद्दा है, और ये मुद्दा आज का नहीं है, मुद्दा बहुत पुराना है। और इसको 90 के दशक में जब उठाया गया तो उसके बाद क्यों नहीं जीती बीजेपी?
इतनी बड़ी रथ यात्रा निकाली गई, तो क्यों नहीं जीती बीजेपी? अगर मुद्दा था और लोग कहते हैं कि नहीं, राम का ही मुद्दे से हम चुनाव नहीं दिया वोट, हारी सरकार। 2014 तक विपक्षी सरकारें नहीं, लेकिन बीजेपी नहीं जीती। एक समय तो ऐसा था कि 2 लोग बैठते थे विपक्ष में, अटल जी की सरकार 1 वोट से गिरी। तो अगर ये मुद्दा होता तो बहुत पहले भारत में राम मंदिर बन गया होता और बीजेपी की सरकार आ गई होती। ये भावना से जुड़ा मुद्दा है, मैं भी महसूस करूंगा, आप भी महसूस करेंगे, और हो सकता है कई सैकड़ों हिंदू महसूस करेंगे, लेकिन महसूस करने का तरीका होता है। किसी के लिए राम मंदिर ही मुद्दा है, मेरे लिए वो आस्था का विषय है कि अगर हमारे आराध्य राम है और एक मुद्दा है, और इसमें ऐसा नहीं है कि हमने दबाव दे के चीजें करवाई हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास पूरे साक्ष्य गए हैं, उसके बाद मंदिर बना। तो ये धार्मिक मुद्दा नहीं, ये आस्था का मुद्दा है। लोग इसको नजरिए से देखते हैं, वोट बैंक। अब ऐसे समझिए, जब बन गया राम मंदिर, उसके बाद चुनाव बीजेपी कैसे जीती? लोग कहते कि तुम्हारा काम मंदिर बनाने का था, चलो भाई 370 हटाने का था, जो कई दशकों से बीजेपी के मैनिफेस्टो के टॉपिक थे। फिर सरकार दोबारा क्यों बनी? अब चूंकि बात आई है तो मैं राजनीतिक भी आपको बताऊंगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बड़ा आइडलाइज करता हूँ। उनकी विचारधारा को ना करूं, लेकिन उनके संयम को करता हूं कि वो कभी भी प्रतिक्रिया नहीं देते। कोई जैसे माँ की गाली की प्रतिक्रिया ही मैं आपको बोला हूं कि वो हो सकता है व्यक्ति प्रधानमंत्री जी की नहीं है, वो व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी की हो, लेकिन वो बड़े से बड़े पटल पर सहज रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जवाब दे ही जा रही है उनकी, कि जवाब दे रहे हैं, तुरंत कुछ हुआ जवाब दे दिया, जैसा कि माननीय नेता प्रतिपक्ष करते हैं। तो मैं उन विकास सर की सहजता और मोदी जी का पेशेंस जो है कि धैर्य रखो, धैर्य। भारत के दूरदर्शन पर जिस व्यक्ति को बैन किया हो, अमेरिका ने जिनका पासपोर्ट वीज़ा देने से जिसको मना कर दिया हो, वो व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बना। सहजता, उतावलापन नहीं आया। मतलब किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री जो रहा हो, वो अपनी नीतियों को भारत सरकार के चैनल दूरदर्शन से प्रसारित नहीं कर सकता, लेकिन वो धैर्य रखा उन्होंने, और धैर्य ही है जो आज उनको वहां तक पहुंचा। वरना भारत की भूमि ने बड़े बड़े नेता दिए, ऐसे गद्दावर नेता दिए जो लगते थे कि यही है आने वाले समय में, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति आया, वो धैर्य था। तो 2 व्यक्ति को मैं बड़ा आइडलाइज करता हूँ, और ये राजनीतिक नहीं है, इसको बिल्कुल कोई ये ना देखे कि बीजेपी से। एक व्यक्ति को आइडलाइज, मैं बोलता हूँ, मैं व्यक्ति और व्यक्तित्व दोनों को आइडलाइज करना अलग चीज होती है। आप व्यक्तित्व को आइडलाइज करिए, आप व्यक्ति को आइडलाइज मत करिए। नरेंद्र मोदी नाम के इस देश में बहुत लोग हो सकते हैं, लेकिन जो व्यक्तित्व पर्टिकुलर व्यक्ति का है वो आइडलाइज करिए। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत हो सकते हैं इस देश में, लेकिन वो व्यक्तित्व नहीं हो सकता दोबारा। और हमारे देश में यही सबसे बड़ा नाटक है कि हम व्यक्तियों को आइडलाइज करते हैं, हम व्यक्तित्व को आइडलाइज नहीं करते। तमन्ना टॉकीज, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe.